नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं 50 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जीके का, ठीक है। और उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि ऑप्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है जो कि TCS के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि आप लास्ट तक बने रहो। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी इसको ख़त्म करूँ, ठीक है, और आपके साथ सारी चीज़ें जो है अच्छे से डिस्कशन करूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पे हम देखेंगे, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। दोस्तों, भारत के जो 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभी संजीव खन्ना जी को बनाया गया है। किनको? संजीव खन्ना। और ये जो कौन, DY चंद्रचूड़, ये जो हैं 50वें थे। DY चंद्रचूड़ जो हैं वो कितने, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, ठीक है दोस्तों। आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता है कि अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। आगे देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन आयोजित किया गया था। दोस्तों, आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसकी जो निंदा प्रस्ताव है वो पास की गई थी कहाँ पे, तो अमृतसर में, अमृतसर अधिवेशन में। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे। दादा भाई नौरोजी जो है टोटल जो है 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए। और कब कब किए? 1886 में किए इन्होंने। और कब किया इन्होंने? तो एक बार 1893 में भी किया और 1906 में भी किया। 1893 में और 1906 में, ये चीज़ें याद रखनी है। 3 बार जो है इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, और ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने, आपको पता होगा, लाहौर अधिवेशन 1929 का, जहाँ पे स्वराज की जो है वो पूर्णता प्रस्ताव पारित की गई थी, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हम आगे बढ़ते हैं, आगे और भी चीज़ें देखेंगे। चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? नासाज मैगलन मिशन विच इज इन डिस्कशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? तो ये जो है ये शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। मैगलन मिशन नासा का है। नासा जो है वो अमेरिका का क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों, आर्टिमिस मिशन आपको एक याद रखना चाहिए। आर्टिमिस मिशन भी जो है वो नासा का ही था, और इसका उद्देश्य था मानव को चांद पर भेजना। और इसी के तहत जो है क्रिस्टीना कोच का आपने नाम सुना होगा। ये जो है पहली महिला बनी जो कि कहाँ गई, अंतरिक्ष में गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें याद रखेंगे आप। भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर PV सिंधु होगा। एक मिनट, इसका राइट आंसर PV सिंधु होगा। PV सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कैसा दोस्तों? बैडमिंटन। और आपको पता है कि ये जो हैं, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, हालांकि ये 2021 में आयोजन हुआ था टोक्यो में, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, मतलब सिल्वर यहाँ पे इन्होंने जीता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? दोस्तों, ये इसका राइट आंसर एनी बेसेंट है। परंतु मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे होता कि प्रथम भारतीय महिला बताना है जो कि कांग्रेस अध्यक्ष बनी, तो फिर सरोजनी नायडू उसका उत्तर होता। ये 1925 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में। वहाँ पे इस नागपुर जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया। और जो 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ता का, वो कौन किए थे? एनी बेसेंट किए थे। 1917 ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखना है। प्रथम महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट, और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बहमनी सल्तनत की स्थापना का जो वर्ष है वो बताना है, और पहली राजधानी जो थी वो भी आपको बतानी है। दोस्तों, बहमनी सल्तनत की स्थापना का वर्ष जो है वो है 1347 ईस्वी, और इसकी जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे। मैं बात करूँगा 1336 की, तो 1336 में जो है वो किसकी किसकी स्थापना होती है? विजयनगर की। विजयनगर विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा किया जाता है। 1347 में जो है वो बहमनी सल्तनत की स्थापना की जाती है हसन गंगू के द्वारा। ठीक है, ये भी बातें आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट है जिसमें क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु होते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो किससे बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका फार्मूला होता है Na2CO3 प्लस 10H2O, मतलब 10 जो अणु होते हैं वो किसके होते हैं, जल के होते हैं। यही तो बोला गया है, पानी के 10 अणु होते हैं, यानी कि H2O के देखिए यहाँ पे 10 अणु हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। भगवान कार्तिकेय, जिसको आप भगवान मुरुगन भी बोलते हैं, के तमिल भक्तों द्वारा पूर्णिमा तिथि यानी पूर्णिमा के दिन पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जो उत्तर भारत में सौर कैलेंडर के अनुसार मकर के महीने से मिलता जुलता है। तो ये दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर है, पहले आप देखिए थाई पूसम जो है वो है। और थाई पूसम जो है तमिल जो समुदाय होते हैं, जैसे कि श्रीलंका में भी कुछ तमिल समुदाय रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, ठीक है, उस साइड जो रहते हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ लग गया है इसलिए मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, तो थाईपुसम जो है तमिल समुदायों को द्वारा मनाया जाता है दक्षिण भारत में। और ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। किसको, भगवान मुरुगन जो है युद्ध के देवता हैं, युद्ध के। ओणम त्यौहार जो है केरल का है, और पोंगल त्यौहार जो है कहाँ का है, तमिलनाडु का, लेकिन ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक में भी मनाया जाता है। और उगादि जो है, उगादि ये आंध्र प्रदेश का नव वर्ष है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी उगादि ही बोला जाता है नव वर्ष को। ठीक है, अलग अलग जगहों पर नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा में नई जलोढ़ मृदा की तुलना में किसकी उच्च सांद्रता होती है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये किसकी लिखा हुआ है, किसकी, इसे साफ नहीं लिखा था। ठीक है, किसकी उच्च सांद्रता होती है, तो ये दोस्तों ये कंकर कंकर जो नोड्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कंकर नोड्यूल्स जो होते हैं वो पुरानी मिट्टी में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अधिक होते हैं। और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। क्या, बांगर। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, खादर बोला जाता है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। एक बास्केटबॉल आक्रामक टीम की शॉट का प्रयास करने के लिए कितने सेकंड का समय दिया जाता है। हाउ मेनी सेकंड्स इज अ बास्केटबॉल ऑफेंसिव टीम गिवन टू अटेम्प्ट अ शॉट। ये दोस्तों 24 सेकंड का समय दिया जाता है। कितने सेकंड का, 24 सेकंड का। और मैं बता दूं कि बास्केटबॉल टीम में जो है एक तरफ 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ेंगे। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव है कागेद। ये कहाँ पे मनाया जाता है, कागेद। ठीक है, कागेड डांस इज ए ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 28th एंड 29th डे ऑफ द 10th मंथ अकॉर्डिंग टू द तिब्बतन कैलेंडर। ये दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे, सिक्किम इसका राइट आंसर है। और दोस्तों आपको मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए कि मणिपुरी जो डांस है ये एक क्लासिकल डांस है। कैसा, शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। और मणिपुरी से संबंधित जो नृत्यांगना हैं वो हैं कौन, झावेरी बहनें। ये आपको याद रखना होगा। जो 4 बहनें हैं झावेरी बहनें, ये मणिपुर से संबंधित हैं। और उनका नाम क्या है, रंजना, सुवर्णा, नयना और दर्शना, 4 बहनों का नाम है। और चारों मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। उसी प्रकार त्रिपुरा का जो मुख्य नृत्य है वो है होजागिरी, और ये बहुतों बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, कौन सा, होजागिरी। उसी तरह से गुजरात में आप गरबा, डांडिया, ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब जो है वो है सिक्किम। हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया आफ्टर हिंदूज एंड मुस्लिम। दोस्तों मैं बता दूं कि 2011-12 में जो जनगणना हुआ था, एक मिनट यहाँ पे पता नहीं क्या आ जा रहा है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट वेट करना। जो 2011-12 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो है हिंदुओं की जनसंख्या सबसे अधिक थी। और जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो थी 79, लगभग 80% के आसपास, इतना परसेंट। ठीक है, 79.8%। और मुस्लिमों की जो जनसंख्या थी वो 14.2% थी। ये दोनों मिला करके 94% जनसंख्या को कवर करते थे। और बाकी जो थे अदर समुदाय के थे, जैसे ईसाई इसके बाद थे 2.3%। उसके बाद जो है सिख थे 1.7%। तो तीसरे नंबर पे सिख थे और चौथे नंबर पे
कौन थे, सॉरी, तीसरे नंबर पे ईसाई थे और चौथे नंबर पे थे सिख। तो इस सवाल का जवाब जो है वो तीसरा पूछा गया है, तो तीसरा नंबर पे कौन है, ईसाई। ईसाई इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायाना बुद्धिज्म एंड हीनयाना बुद्धिज्म? अहिंसा पर जोर, जाति विहीन समाज। दोस्तों ये देखिए, ये अंतर नहीं है, ये दोनों जो समाज हैं, दोनों जैसे कि महायान भी और हीनयान भी, दोनों तो बौद्ध धर्म की ही शाखाएं थी। तो जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, कुंडल वन में, वहाँ पे ही विभाजन हो गया था। और अहिंसा पर जोर देना इनका तो है, ये तो सही है दोस्तों, ये जो है ये दोनों में कॉमन है। अंतर हमसे पूछा है ना, तो ये तो दोनों में कॉमन है। जाति विहीन समाज जो है ये भी एकदम दोनों में कॉमन है। लेकिन ये जो देवी देवताओं की मूर्ति का पूजन करना, ये दोनों में कॉमन नहीं है, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जो हीनयान है वो बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं, जो हीनयान है वो बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं। और जो महायान है, महायान ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और स्तूप की तो पूजा कर दोनों करते हैं, ये डिफरेंस नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा देवी देवताओं की मूर्ति की पूजन करना। हम आगे बढ़ते हैं। किसने वृज्जी वज्जी वज्जी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वज्जी 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 जो कि वैशाली था, ठीक है, किसने वज्जी के महाजनपद को हराया और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी? हु डिफीटेड द महाजनपदा ऑफ वज्जी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ मगध? दोस्तों ये अजातशत्रु थे, जिन्होंने क्या किया कि वज्जी और मगध के बीच जो लड़ाई हुआ उसमें अजातशत्रु जो है वो लिच्छवियों को हरा दिए, है ना। वज्जी महाजनपद जो है उसकी राजधानी वैशाली थी और वहाँ जो है लिच्छवियों का शासन था। तो लिच्छवियों को उन्होंने क्या किया, हराया और मगध को मजबूती प्रदान किया। ठीक है, अजातशत्रु का दोस्तों जो उपनाम है वो आपको याद रखना चाहिए। इनका जो उपनाम है वो है कुनिक। क्या, कुनिक, एक मिनट, सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। कुनिक उनका उपनाम है और ये हर्यक वंश से संबंधित हैं। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार इसमें दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, बिंबिसार। ये जो बिंदुसार हैं ये मौर्य वंश से संबंधित हैं, ठीक है। और महात्पद्मानंद जो हैं ये नंद वंश से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? संगम कविताओं में भौतिकी संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, यहाँ पे सही पूछा गया है। लेकिन दोस्तों ये तो गलत है, ये तो गलत है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ये नहीं। संगम साहित्य में भौतिक संस्कृति का तो संदर्भ है, ठीक है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, हाँ ये सही है, ये सही है, ये ज्ञात था उनको। जो वर्ण है, जैसे कि ये जो सामाजिक वर्गीकरण होता है वर्गों में, ये संगम कवियों को ज्ञात था। दोस्तों संगम साहित्य के जो 8 महाकवियों का जो समूह होता था उसको क्या कहते थे, अष्टदिग्गज, ठीक है। और ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, और कृष्णदेव राय जो हैं वो तुलुक वंश से संबंधित हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। SEZ क्या है दोस्तों, जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया था? व्हाट इज SEZ विच इज सेटअप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स? SEZ का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप याद रखेंगे दोस्तों, स्पेशल भौगोलिक क्षेत्र है ये, है ना। ऐसा क्यों इसको बनाया गया? तो विकसित करने का जो मकसद था वो था देश की सीमा के अंदर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, इसका क्या था, उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत भारत में पहली बार अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? अंडर विच एमंग द फॉलोइंग एक्ट्स द communal electoral system was introduced for the first time by the British in India? दोस्तों जो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, ये भारतीय परिषद अधिनियम लिखा हुआ, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। उस समय जो है लॉर्ड मिंटो जो हैं भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है ये मुस्लिमों के लिए अलग एक व्यवस्था लाई थी, और मुस्लिमों के लिए जो निर्वाचन व्यवस्था था वो अलग हो गई थी, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा में के संपर्क में रहता है, यह एक निष्प्रभ
हरी कोटिंग प्राप्त करता है। मतलब जो बर्तन को अगर हम मॉइस्चराइजेशन में अगर रख देते हैं तो उस पर हरा कोटिंग आ जाता है। जो पोत है वो किससे बना हुआ है, मतलब बर्तन का बात कर रहा है। तो बर्तन दोस्तों आप देखे होंगे, तांबा को अगर आप मॉइस्चर में रख देते हैं, नमी में रख देते हैं, तो उस पर हरा कोटिंग आ जाता है। जो तांबा होता है उसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 29, और इसको लिखते हैं Cu। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? विच एक मिनट, सॉरी। Which one of the following articles of the Indian Constitution deals with laws inconsistent with fundamental rights? दोस्तों कुछ जो असंगत कानून कहने का मतलब, अगर हमारे मौलिक कोई ऐसा, मतलब कि अगर कोई कानून बना देता है संसद जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, तो वो जो कानून है स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। ऐसा अनुच्छेद 13 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता से संबंधित है, और ये नागरिकता के मामले में निर्णय लेने की जो शक्ति है संसद के पास, बोला गया कि वो संसद से किसी को कोई उससे छीन नहीं सकता है। अनुच्छेद जो 12 है वो भारतीय नागरिकों और जो कुछ मामले में जो सभी व्यक्तियों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका वो वर्णन करता है। आपको पता होगा कि कुछ मौलिक अधिकार जो हैं सिर्फ भारतीयों के लिए होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, विदेशियों के लिए भी होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार पुराने उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की नई सीमा क्या है? एज पर यूनियन बजट, व्हाट इज द न्यू लिमिट्स फॉर मुद्रा लोन्स फॉर ओल्ड बोरोवर्स? दोस्तों ये जो है मुद्रा, इसका मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मैं यहाँ लिखूँ क्या? रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, एजेंसी होता है इसका फुल फॉर्म। और इसको जो पुराने उधारकर्ता हैं उनके लिए ऋण की सीमा है 20 लाख। इसके तहत दोस्तों जो है 3 प्रकार के जो ऋण है वो दिए जाते हैं। और कौन कौन सा 3 प्रकार के ऋण होते हैं? तो एक होता है शिशु ऋण, एक होता है किशोर, और एक होता है तरुण, जो कि बहुत बड़ा वाला होता है। शिशु ऋण जो होता है वो छोटा वाला ऋण होता है, मध्यम वाले को किशोर बोलते हैं, और जो तरुण होता है वो सबसे बड़ा वाला होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे किसानों और मौसमी श्रमिकों जैसे व्यक्ति जो नियमित रूप से गरीबी के भीतर बाहर आते रहते हैं, और उन्हें उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपसे पूछा है। उन्हें जो है किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है। मतलब जैसे आप देखे होंगे कि जो गरीबी रेखा का जो सीमा है, जैसे कि शहरी के लिए 1000 रुपये तय की गई थी 2012 में, 2011 को जो जनगणना हुआ था, और ग्रामीण भारत के लिए 816 रुपये हुआ था। उसका जो औसत निकला था वो करीब 880 रुपये, 882 रुपये के आसपास निकला था, क्योंकि जो ग्रामीण भारत की जो जनसंख्या थी वो उस समय भी बहुत ज़्यादा थी। आज भी आप देखते होंगे कि अगर ये सीमा है तो क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं वो आज अगर कमाई कर लिए तो उनका पैसा जो है वो कुछ अधिक हो जाता है। अगर वो काम पे चले गए तब तो उनके पास जो आमदनी है वो बढ़ गई, उनका जो पैसा है वो बढ़ गया। लेकिन जब वो काम नहीं करते हैं तो उनका जो अपना जो खर्च होता है वो तो घटेगा, और पैसा घटता है तो वो कभी कभी क्या होता है, गरीबी रेखा में चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। तो इन लोगों का क्या कहते हैं? डिप्राइव्ड पुअर। क्या कहते हैं? डिप्राइव्ड, यानी कि विलोड़ित निर्धन इनको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्धन का परिभाषा तो आप सबको पता ही होगा। मतलब कि निर्धन का मतलब हुआ क्या कि कपड़ा, रोटी, मकान, जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वैसे चीज़ों को प्राप्त करने में अगर कोई असमर्थ है तो उसी को ही क्या कहते हैं? पुअर कहते हैं, मतलब गरीबी बोल सकते हैं। पश्च मस्तिष्क में रक्तचाप, लाल श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ऑल इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द हिन ब्रेन। ये आपको बताना है किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये मेडुला आपने सुना होगा, पश्च मस्तिष्क में यह पाया जाता है दोस्तों। पश्च मस्तिष्क में मेडुला पाया जाता है, और पश्च मस्तिष्क में ही क्या पाया जाता है? पोन्स, अनुमस्तिष्क, जिसको आप सेरिबेलम बोलते हैं, है ना। और सेरिबेलम का काम क्या होता है? मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रण करना। दोस्तों मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग होता है।
और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होने के कारण, और इसका काम क्या है, तो देखना, जैसे कि स्पर्श है ना, किसी चीज़ को आप छूते हैं, देखने का काम, और श्रवण मतलब सुनने का, जो आप बोलते हो, ये सब जो नियंत्रण करता है ना, ये सेरेब्रम ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलना फिरना, ये सारा जो नियंत्रण है ये सेरेब्रम का ही है। निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों और पुस्तकों का कौन सा मिलान गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैच ऑफ ऑथर्स एंड बुक्स इन एंशियंट इंडिया इज करेक्ट? मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखा है, ये तो सही है दोस्तों, ये सही है। रघुवंशम कालिदास, ये भी सही है। बुद्धचरित अश्वघोष, ये भी सही है। कादम्बरी हर्षवर्धन, नहीं 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 नहीं, कादम्बरी तो ये तो बाण भट्ट ने लिखा था ना, बाण भट्ट, लेकिन बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। बाण भट्ट के और जो पुस्तक हैं वो कौन कौन सा है, तो हर्षचरित इनका जो है फेमस पुस्तक है। चंडी शतक, हर्षचरित मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर्षचरित, चंडी शतक इनका एक फेमस पुस्तक है। कौन सा, चंडी शतक, चंडी शतक, ये भी आप याद रखना। हर्षवर्धन के भी 3 पुस्तक आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन सा है इनका जो 3 पुस्तक है वो, सबसे पहले तो प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका जो है इनका एक फेमस बुक है, प्रियदर्शिका। नागानंद, नागानंद बहुत फेमस पुस्तक है, प्रियदर्शिका, नागानंद, और एक और, हाँ, रत्नावली, रत्नावली, ये 3 पुस्तक आपको याद रखना है। हर्षवर्धन ने लिखा था ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है ना। और कादम्बरी जो है बाण भट्ट ने लिखी, और बाण भट्ट जो है वो कहाँ से, किससे संबंधित है, हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में कब एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ये आपको बताना है। व्हेन वाज अ खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड बाय बॉम्बे टू प्रोटेक्ट द टेम्पोरल पावर ऑफ द खलीफा, ये आपको बताना है। तो ये मार्च 1919 में इसका गठन किया गया था। 1 मिनट, कब किया गया था दोस्तों, मार्च 1919 में। ठीक है, खिलाफा की जो शक्ति थी खलीफा की, उसकी रक्षा के लिए बॉम्बे में इसका गठन किया गया था। कौन सी मांसपेशी आंख के लेंस की वक्रता को संशोधित करने में मदद करती है? दोस्तों ये जो सिलियरी मांसपेशी है, 1 मिनट, विच मसल्स कैन हेल्प मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ द आई? तो ये जो सिलियरी मांसपेशी है, ये जो है इसका काम है दोस्तों, ये लेंस के आकार को बदल कर क्या करता है, तो आंख को अलग अलग दूरी पर चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आप भी देखते होंगे आज भी, जब आप चश्मा अगर चेक करने जाते हैं, अगर बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पे आंख कैसे चेक होता है, अलग अलग लेंस लगाया जाता है चश्मे में और उससे चेक किया जाता है। तो ये जो सिलियरी है इसका भी वही काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है, उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कितना है? An object is floating in a fluid and half of its volume is submerged in that fluid. What is the buoyancy force acting on that object? ये बताना दोस्तों, आधा डूबा हुआ, आधा जो है उसके ऊपर है, इसका मतलब है कि जो भार है वो क्या है, बराबर है, उसके भार के बराबर है उत्प्लावक बल। ठीक है, ये जो है सही है, उसके भार के बराबर है। आगे बढ़ता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी जो ग्रंथि है या अंग है जो कि पीत स्रावित करती है? तो दोस्तों जो ये यकृत है, इसका काम है पीत को स्रावित करना। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत ही होती है, यकृत होती है। और दोस्तों यकृत का काम क्या होता है, तो रक्त की जो मात्रा होता है उसका नियंत्रण करना यकृत का काम होता है। भोजन पचाने में भी ये मदद करता है। ऐसे तो भोजन मुख्यतः जो है छोटी आंत में पचता है ना। और जो रक्त से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको भी हटाने में ये मदद करता है। लेकिन जो रक्त का जो हानिकारक पदार्थ हटाने का जो मेन काम होता है वो किसका होता है? किडनी का। आपने सुना होगा डायलिसिस होता है जिनको किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के एक भाग के रूप में सत्याग्रह को प्रस्तावित करने वाले दूसरे राष्ट्रवादी नेता कौन थे? हु वाज द सेकेंड नेशनलिस्ट लीडर हु प्रपोज्ड सत्याग्रह एज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह? दोस्तों ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को महात्मा गांधी द्वारा ही शुरू किया जाता है। लेकिन ये आपने सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में शुरू किया गया था। इसमें क्या होता था कि सविनय मतलब हिंसा नहीं करना था, अहिंसा के माध्यम से
हमें क्या करना था, कानून को तोड़ना था और हाथ जोड़ के कानून तोड़ना था। ठीक है, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के तर्ज पे जो है ये भी था व्यक्तिगत सत्याग्रह। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो लोग होते थे, वो सत्याग्रही जो होते थे, वे कानून को तोड़ते थे और जेल चले जाते थे। हालांकि इसमें भी अहिंसा का ही पालन होता था। और इसके जो प्रथम जो सत्याग्रही हुए वो विनोबा भावे थे, दूसरे जो हैं जवाहरलाल नेहरू हुए, तो दूसरा इसका सही जवाब होगा। और उसके बाद जो एक और थे नाम, ब्रह्मादत्त। ब्रह्मादत्त जो थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद के जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मादत्त थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची राज्यों के नामों और उनके क्षेत्रीय अधिकारों से संबंधित है। भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची की बात किया है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप मैनेज करना। तो जो पहली अनुसूची है दोस्तों, जो पहली अनुसूची है वो क्या बात करता है, तो राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रीय अधिकारों से संबंधित है ये। दूसरी जो अनुसूची है दोस्तों, कौन सा, दूसरी, ये जो दिए जाते हैं जो वेतन भत्ते, उससे संबंधित है। किससे? वेतन और भत्ते से संबंधित है, वेतन और भत्ते से संबंधित है। जो तीसरी है, जो भी मतलब कि शपथ ग्रहण होता है, ये शपथ से संबंधित है। और जो चौथी है, जो राज्यसभा में जो राज्यसभा के जो सीट होते हैं, इनकी जो सीट होती है वो राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो बंटवारा होता है, इसका वर्णन चौथी अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर पहली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नदी, सहायक नदी का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स ट्रिब्यूटरी इज करेक्ट, ये आपको बताना है कौन सा सही है। जैसे कि ताप्ती नदी का सहायक नदी है मांजरा। मांजरा कौन नदी होता है? अच्छा, मंजीरा होगा, लिखा हुआ मंजीरा होगा। ये मंजीरा दोस्तों ताप्ती की सहायक नदी नहीं है, ये गोदावरी की है। किसकी? गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है। और दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी और कौन सा है? पूर्णा नदी है। पूर्णा एक है सहायक नदी। फिर पानी प्राणहिता है। कौन? प्राणहिता। प्राणहिता भी इसकी एक सहायक नदी है। फिर इंद्रावती आप नाम सुने होंगे, इंद्रावती भी गोदावरी की सहायक नदी है। एक सबरी नदी है, सबरी जो कि रामायण वाली थी, वो भी नदी जो है वो गोदावरी की ही है। हाँ, ये कृष्णा वाला जो है घाट प्रभा सही है, ये दूसरा सही है, तो केवल 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, और कृष्णा के और कौन कौन से नदी हैं, तो घाट प्रभा, माल प्रभा है, भीमा नदी है ना, भीमा जिसपे कोयना बांध बना हुआ है ना, भीमा नदी। फिर तुंगभद्रा है, मूसी नदी है। ये सारी जो नदियाँ हैं वो कौन किसकी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं का समूह जो संरचना में समान है और समान कार्य करते हैं, एक का निर्माण करते हैं, वो किसका निर्माण करते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये ऊतक का निर्माण करते हैं। किसका? ऊतक। ऊतक का जो निर्माण होता है वो समान जो होते हैं, समान कार्य करते हैं ये, और समान संरचना में भी समान होते हैं। दोस्तों ऊतक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बोला जाता है ऊतकों के अध्ययन को। ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, फिर हाँ तंत्रिका ऊतक एक होता है, और एक होता है कौन, वहाँ शायद, हाँ मांसपेशी ऊतक होता है। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया था। द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 338 ए। ये आपको दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनना, ये ऐसा प्रश्न है कि यहाँ से एक प्रश्न तो किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 89वां संविधान संशोधन है, जो कि 2003 में हुआ था। और इसमें दोस्तों क्या हुआ कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था। 102वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, 102वां में क्या हुआ कि राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो कि 2018 में हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, मैं लिख दूं क्या? मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2018 में। 102वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों? 104वां यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। 104वां लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की जो सीट थी, जो कि पहले 2 सीट आरक्षित होती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे अभी राज्यसभा में भी 12 सीटें आरक्षित होती है। और क्या किया गया, तो राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें एससी और एसटी का जो सीट था, वो जो आरक्षण वाला एससी और एसटी का
इसको 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया आरक्षण को। 105वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो 105वां संविधान संशोधन में सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग की जो सूची है वो तैयार करने की जो शक्ति है वो राज्यों को दिया गया। ठीक है, जो अभी सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग की जो सूची है, सूची लिस्ट, वो तैयार करने का अधिकार किसको दिया गया, राज्यों को सौंपा गया। दोस्तों यहाँ पे एक और बात नहीं हुई, 103वां संविधान संशोधन आप एक बार देख लो। 103वां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप आज भी देखते होंगे। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण इसी में दिया गया था। 10% जो आरक्षण दिया गया है ना EWS को, वो 103वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो है राज्यसभा में उत्पन्न नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट ओरिजिनेट इन द राज्यसभा। तो दोस्तों राज्यसभा में जो है धन विधेयक ओरिजिनेट नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है, ये लोकसभा में होता है, लोकसभा में। राज्यसभा का इस पर कोई भी जो शक्ति है वो काम नहीं आता है। ये लोकसभा में उत्पन्न होता है, लोकसभा में पास होकर फिर जाता है राज्यसभा में। वहाँ से पास हो या ना हो उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। हाँ, उसको पुनः विचार हेतु वो भेज सकता है। ठीक है, हम धन विधेयक की अगर बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। दोस्तों तो अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें अगर पसंद आ रही हो ना तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, वैसे मुझे ये चीज़ें बोलने में अच्छी नहीं लगती और मैं कभी ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिनको भी पसंद आएगा वो ज़रूर करेंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है जुलाई 2024 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। ये गौतम गंभीर बने, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, इसके बारे में क्या ही बात करूं, आगे बढ़ते हैं। किसके संरक्षण में भारतीय फुटबॉल टीम ने 1951 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों और 1956 के ओलंपिक जो हुए उसमें चौथे स्थान पर रही थी भारत। भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी। अंडर हिज ट्यूटलेज द इंडियन फुटबॉल टीम वोन द गोल्ड मेडल एट द 1951 एशियन गेम्स एंड फिनिश फोर्थ एट द 1956 ओलंपिक्स। दोस्तों 1956 का जो ओलंपिक है ना वो कहाँ पे हुआ था, कोई बता सकते क्या। हाँ बिल्कुल, 1956 का जो ओलंपिक है वो मेलबर्न में हुआ था। कहाँ पे, मेलबर्न में। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत होती है, भारत से होती है। उसके बाद दोस्तों भारत जो है 1982 में भी एक बार जो है क्या करता है, इसकी मेज़बानी करता है। 2 बार किया है भारत। और 1951 का जो एशियन गेम्स था उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और भारत जो है वो दूसरा स्थान हासिल कर पाया था और पहला स्थान जो है वो किसका था, जापान का। जापान जो है वो पहले स्थान पर था। ये जो फुटबॉल टीम के जो कैप्टन थे वो थे सैयद अब्दुल रहीम। दोस्तों ये चीज़ याद रखना चाहिए कि 1956 का ओलंपिक हुआ वो मेलबर्न में हुआ। इसमें जो भारत है, भारतीय हॉकी टीम, वो गोल्ड मेडल भी लाई थी। हॉकी टीम अब तक जो है वो 8 गोल्ड मेडल लाई है, जो कि किसी भी देश के लिए एक रिकॉर्ड है। कब से स्टार्ट हुआ, 1928 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1932 में भी लाया भारत, 1936 में भी लाया। दोस्तों 1940 और 1944 जो है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो 40 में और 44 में ओलंपिक हुए ही नहीं थे। ठीक है, उसके बाद 1948 में आया, क्योंकि 44 में तो हुआ नहीं था ना। उसके बाद 1952 में भी आया, देखिए कहीं पे गैप नहीं है। उसके बाद 1956 में भी लाया भारत। हाँ, 1960 में जो ओलंपिक हुआ उसमें नहीं आया था। ठीक है, और उसके बाद 1964 में भी आया, 1964 में भी आया। उसके बाद लास्ट जो मेडल है गोल्ड मेडल 1980 में जो मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ वहाँ पे आया था। ठीक है, मॉस्को ओलंपिक में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये पूछ ली जाती है। कोट्टापुरम से कोल्लम विस्तार निम्नलिखित में से किस अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। द कोट्टापुरम टू कोल्लम एक्सटेंशन इज कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इनलैंड नेशनल वाटरवे। ये आपको बताना है। कोट्टापुरम से कोल्लम ये कौन सा वाटरवे जाता है, नेशनल वाटरवे। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका सही जवाब जो है ये 3 होगा। जो तीसरा जो नेशनल जो वाटर मार्ग है उसके द्वारा जो है वो कोट्टापुरम और कोल्लम तक विस्तार है। जो पहला है वो कहाँ है, हल्दिया, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, हल्दिया से इलाहाबाद। ये सबसे महंगा, सबसे जो बड़ा है यही है।
इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद सबसे बड़ा जो नेशनल NW है वो यही है, और इसकी लंबाई लगभग 1600 है, 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। दोस्तों NW2 जो है ये जो है धुबरी, धुबरी कहाँ पड़ता है, तो धुबरी बांग्लादेश से सटा हुआ सीमा पर है। धुबरी से लेकर के सदिया, सादिया इसको बोलते हैं, सादिया कहाँ पे है, सादिया दोस्तों असम में है। NW4 जो है ये काकीनाड़ा से दोस्तों, एक मिनट, काकीनाड़ा से पुदुचेरी तक जाती है। कहाँ तक, पुदुचेरी तक। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो कोट्टापुरम से कोल्लम है ये NW3 है। ये वाला सबसे बड़ा है NW1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अष्टक का नियम कहता है कि यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो समान भौतिक और समान जो रासायनिक गुण वाले तत्व होते हैं वो प्रत्येक कितने के बाद आते हैं, यहाँ पे खाली जगह होगा, ठीक है, कितने तत्व के बाद जो है वो समान तत्व वाले और समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व आते हैं। तो 8वां जो हर तत्व होता है वो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले होते हैं अष्टक का नियम के अकॉर्डिंग। दोस्तों हम बात करेंगे अष्टक के नियम की, तो अष्टक की जो नियम है वो न्यूलैंड्स ने दिए थे। कब दिए, कौन दिए थे, न्यूलैंड्स ने दिए थे 1866 में, 1866 में। लेकिन इससे पहले जो है डोबरनियर का आपने नाम सुना होगा, डोबरनियर ने त्रिक का नियम दिया था। क्या, त्रिक नियम इन्होंने दिया था, और ये दिया था इन्होंने 1829 में, 1829 में त्रिक नियम दिया। उसके बाद 1866 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। उसके बाद दोस्तों 1869 में जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी आती है। किसकी, मेंडलीफ। मैं यहाँ पे आवर्त सारणी लिख देता हूँ, ठीक है, आवर्त सारणी, मेंडलीफ आपको याद रखना है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में हुई। उसके बाद आया 1913, तो आपने मोसले का नाम सुना होगा, मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने लाया, मोसले ने। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले लड़कवाला फार्मूला का उपयोग करके बेरोजगारी के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार था। बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डाटा अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग द लड़कवाला फार्मूला। दोस्तों आपको पता है कि नीति आयोग जो है वो नीति आयोग किसके स्थान पे आया, योजना आयोग के। तो योजना आयोग इसका सही जवाब होगा। योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था, योजना आयोग की गठन कब हुई थी, ये मुझे कौन बताएगा। तो योजना आयोग का जो गठन है 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 15 मार्च 1950 में हुआ था। और इसके दो अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष भी होते हैं। और नीति आयोग में भी वही सिस्टम है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो CEO हैं, सीईओ जो अभी हैं वो कौन है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष हैं, कौन, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। और अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। इसकी जो नीति आयोग का जो गठन हुआ वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 2015। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं। What are the methods through which one can renounce Indian citizenship? दोस्तों नागरिकता त्यागने के 3 तरीके होते हैं और ये तीनों तरीका यही है, तो उपयोग सभी सही है। और नागरिकता जो प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो 5 तरीका होता है। पंजीकरण से, जन्म से, वंश से, और फिर या फिर प्रकृतिकरण से हो सकता है। अगर कोई क्षेत्र, जैसे कि मेरा ये अगर इंडिया है, यहाँ पर अगर कोई क्षेत्र है तो ये तो मेरा नागरिक नहीं हुआ, लेकिन अगर ये जो है क्षेत्र अगर भारत का हिस्सा अगर बन जाता है तो यहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक कहलाने लगेंगे। तो ऐसे भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग के संदर्भ में NEFT में F का पूर्ण रूप क्या है। इन बैंकिंग टर्म व्हाट डज F इन NEFT स्टैंड फॉर। दोस्तों NEFT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। मैं लिख दे रहा हूँ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका फंड जो है वो सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 2011-12 में की गई जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा की सीमा रखी गई है कितना। एज पर सेंसस कंडक्टेड इन 2011 एंड 12 द पॉवर्टी लाइन्स फॉर अ
पर्सन इन रूरल इंडिया हैज़ बीन सेट एट। दोस्तों मैंने तो इसके बारे में पहले ही चर्चा किया कि ग्रामीण भारत के लिए कितना था, एक मिनट रुकना, ग्रामीण भारत के लिए 816 रुपये था। लेकिन अगर शहरी की बात करें, है ना, अर्बन की, तो अर्बन के लिए कितना था, वो था 1000 रुपये। 1000 रुपये जो है वो सीमा थी अर्बन के लिए। अगर इसकी अगर औसत की अगर बात करें, औसत की तो 882 रुपये होंगे। क्यों, ये कम क्यों हुआ, औसत तो ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो 1000 प्लस 816 ये ग्रामीण भारत के लिए, तो 6 1 8 1 1816 यानी कि 908 रुपया आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 882 रुपया औसत आया? क्योंकि दोस्तों ग्रामीण भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए जो है ये औसत कम गया, क्योंकि ग्रामीण भारत का ये जो सीमा है ये कम थी। अगर मान के चलिए अगर शहरी भारत की अधिक होती, तो शहरी भारत की जनसंख्या अगर अधिक होती तो फिर ये जो औसत है ये फिर बहुत ज़्यादा होता, 908 से बढ़ गया होता। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। आगे बढ़ेंगे। 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी हु रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1320 टू 1414 इन कर इज करेक्ट? दोस्तों जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गैसुद्दीन तुगलक। तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। गैसुद्दीन तुगलक ये सही है और ये भी सही है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, जिनको क्या कहा जाता है, विचारों का पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक है, तो ये भी नहीं होगा, बचा सिर्फ ये ऑप्शन, ये सही है। और ये फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने मुस्लिमों पर क्या ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? पहली बार जजिया कर लगाया था। जजिया क्या था? तो जजिया जो है गैर मुसलमानों पर लगाने जाने वाला एक टैक्स है। पहली बार जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक है, और इसको जो है फिर समाप्त कौन किया था? अकबर समाप्त कर दिया था। उसके बाद फिर से औरंगजेब ने फिर से इसको लगाया। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में बनता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूटेड एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? दोस्तों पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में, हाँ, ज्वालामुखी विस्फोट तो बताएगी, ठीक है। उल्का, ये तो उल्का तो ऊपर से गिरती है, ये नहीं बताएगी। भूकंप, ये तो अंदर से नहीं आता है ना, ये भूकंप जो है अंदर फटता उठता नहीं है, ये अंदर से कुछ निकलता नहीं है, तो फिर ये कैसे जानकारी दे सकता है? ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक इसका सही जवाब है, सिर्फ एक। आगे बढ़ेंगे। संविधान के अनुसार कौन सी निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है? तो ये जो आकस्मिक निधि है ये होता है, एक मिनट, आकस्मिक निधि जो है भारतीय जो राष्ट्रपति होते हैं उनके नियंत्रण में होता है। और ये जो है 267 अनुच्छेद जो है उसमें इसका वर्णन किया गया है। इसमें से अगर धन को अगर निकालना होता है तो संसद की जो मंजूरी है वो लेना अनिवार्य होता है, संसद की मंजूरी। और ये जो भारत की संचित निधि है, जो सारे जो क्रियाकलाप होते हैं, पैसों का जितना भी काम होता है, ये सारे क्रियाकलाप किससे की जाती है? संचित निधि। और इसका वर्णन है 266 के वन में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब हम। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर किसका गठन किया गया था, ये बताया गया है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत है वो 1956 में होता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अध्यक्ष भी वही होंगे। और 1961 में इसकी समाप्ति होती है। तो 56 से 61 तक चलता है। तो यहाँ पे तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा तो सिर्फ यही ना। अगर ये मुझे याद होता कि 56 से 61 तक चला है तो बस हम इसको आराम से लगा सकते थे। दोस्तों द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था वो उद्योग पे आधारित था, उद्योग को बढ़ावा देना इसका मकसद था। और पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे। उद्योग की अगर बात करें तो दुर्गापुर, भिलाई और रौल किला जो उद्योग है, जो लौह इस्पात कारखाना है, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? ये तो क्वेश्चन मैंने पहले ही किया ना, ये तो कर लिया है पहले। अनुच्छेद 13, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? उस्ताद अल्लाह रखा इज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? तो दोस्तों अल्लाह रखा जो है वो तबला बजाते हैं, आपने अभी नाम सुना होगा उस्ताद जाकिर हुसैन का। किसका? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के पिताजी का नाम था अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला से ही संबंधित हैं। तबला की अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा समता प्रसाद। समता प्रसाद किसका नाम था?
तो समता प्रसाद जो है वो गुदई महाराज का नाम था। गुदई महाराज का नाम जो है वो समता प्रसाद था। और कौन है, तो अनोखे लाल मिश्रा हैं। फिर एक आते हैं किशन महाराज, भी तबला से ही संबंधित हैं, किशन महाराज। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ेंगे। शिव कुमार शर्मा, आपको पता है संतूर, ये इम्पोर्टेंट है शिव कुमार शर्मा। आगे बढ़ते हैं। भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज वन नेशन वन एयर स्पेस प्रोग्राम? तो इसका नाम है मिशन ईशान। मिशन ईशान, एक मिनट, मिशन ईशान इसका सही नाम है। तो इसका सही जवाब मिशन ईशान होगा। मिशन गगन क्या है? तो मिशन गगन है भारत जो इसरो है, इसरो का एक प्रोजेक्ट है जिसको तहत जो है वो मानवों को जो है अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य है। और क्या दोस्तों, तो जो मिशन एरावत है इसके तहत सरकार जो है वाहन खरीद पर इस मदद करती है। और आपने जो सुना होगा ओला वगैरह में आप गाड़ी खरीद के दे सकते हैं, वहाँ से आप कमाई कर सकते हैं। ये था एरावत। आगे बढ़ेंगे। जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC इन जून 2024। तो ये जो हैं विजया भारती सयानी इसके जो हैं उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पे हमको अध्यक्ष नहीं पूछा, उपाध्यक्ष पूछा। तो ये विजया भारती सयानी है। इसकी स्थापना जो है 1893 नहीं 1993 ना, हाँ 1993 में किया गया था। इसकी स्थापना जो है कब? तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था NHRC का, मानवाधिकार आयोग का। इसका गठन जो है मानव की जो अधिकार है, मानव का जो रक्षा है उसके लिए किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता नहीं थे? हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीडर ऑफ द मॉडरेट्स? तो ये अरविंदो घोष, हाँ ये जो है गर्मपंथी थे। कैसे थे? ये गर्मपंथी थे। आपने देखा होगा सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, सूरत अधिवेशन की। और यहीं पे नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? विभाजन हुआ था। फिर 1916 का जो अधिवेशन हुआ वहाँ पे फिर मिलाप भी होता है। ये तीनों जो हैं ये गरम दल के नेता हैं, ये तीनों नरम दल के नेता हैं और गरम दल के नेता हैं अरविंदो घोष। ठीक है, यहाँ पे पूछा है नरमपंथी नेता नहीं है, ये गरम दल के नेता हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अरविंदो घोष की अगर बात करें तो 1893, हाँ 1893 में इनकी एक पत्रिका आई थी, क्या? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड 1893 में ये प्रकाशित होती है। और ये क्या थी? तो एक लेखमाला थी, लेखमाला इन्हीं की प्रकाश में आया था, यही प्रकाशित किए थे 1893 में। ठीक है, हम आगे, अब कुछ नहीं है दोस्तों, अब हम चाहते थे कि रीजनिंग भी पूरा रखें, लेकिन सेशन बहुत लंबा हो जाता। और रीजनिंग के लिए हम अलग से ले लेंगे, 35 रीजनिंग हमने सेट कर रखा है और 35 मैथ भी, लेकिन उसको हम अलग से लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना देर बने रहने के लिए। मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कशन किया, करीब अभी 50 मिनट भी नहीं हुए हैं, और उसमें जो है बहुत सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस भी कर दिया। 50 नहीं, आप मान के चलो कि यहाँ पे करीब 200-250 प्रश्न मैंने आपको बताए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।